अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, चीन के डिफेंस सिस्टम के हवाले से हम बात करते रहते हैं कि चीन का असल फोकस जंगों का वो महाज है, वो थिएटर है जो कि दुनिया के लिए बिल्कुल नया है और इस तरह की जंगें दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होंगी। आपने सबमरीन्स देखी होंगी, आपने एयरक्राफ्ट्स देखे होंगे, एयरक्राफ्ट कैरियर्स देखे होंगे। जंगों में अहमियत के बारे में आपने सुन रखा होगा कि इनकी कितनी अहमियत है। आपने मिसाइल देखे होंगे, टैंक्स देखे होंगे, कई तरह की गन्स के बारे में सुन रखा होगा। लेकिन अब जो नई दुनिया की जंगें होनी है ना, वो इन सबसे आगे बढ़ के है। नई टेक्नोलॉजी की जंगें होने जा रही हैं जहाँ पर इंसान नहीं, मशीनें, कंप्यूटर्स लड़ेंगे। आर्मेनिया और अज़रबैजान की लड़ाई में फ़ौज जो थी आर्मेनिया के पास भी ज़बरदस्त थी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जंग में फैसला कौन रोल प्ले किया है? टेक्नोलॉजी ने। अज़रबैजान ने जिस चीज़ से आर्मेनिया को धपड़धूस किया था वो असल में तुर्की के ड्रोन्स थे, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शाहकार थे। आर्मेनिया वालों ने ज़िंदगी में वो ड्रोन देखे ही नहीं हुए थे। चीन भी इसी तरह की चीज़ों पर पैसे लगा रहा है पिछले कई सालों से। आज की दुनिया में कन्वेंशनल टेक्नोलॉजी से ज़्यादा डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ अहमियत अख्तियार करके गई हैं। डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज को कहते हैं जो कि ट्रेडिशनल डिफेंस सिस्टम के काम करने के तरीके को ही ड्रामाई अंदाज में बदल दें, वो डिस्ट्रप्टिव टेक्नोलॉजीज होती हैं। अगर आपने एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगा रखा है, बहुत ही ज़बरदस्त बढ़िया किस्म का, और आप ये सोच रहे हैं कि इसके ज़रिए दुश्मन मुल्क की तरफ से आने वाले मिसाइल, एयरक्राफ्ट, उनके हेलीकॉप्टर्स, ये सब मार गिराऊंगा, लेकिन व्हाट इफ़ वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन को छोड़कर आपके ही अपने जहाज़ों और मिसाइलों को मारना शुरू कर दे तो फिर क्या होगा? तब आप क्या करेंगे? अगर कोई मुल्क कहे कि मैं अपने पड़ोसी देश पर न्यूक्लियर मार दूंगा, मुझे गुस्सा आ गया है, इन्होंने ये किया है, मैं न्यूक्लियर, लेकिन अगर वो न्यूक्लियर यानी वो जो मिसाइल जा रहा है न्यूक्लियर से लदा हुआ, अगर वो आपके पड़ोसी देश यानी जो दुश्मन देश है आपका, उसकी जगह पर अगर आपके मुल्क के अंदर ही गिर के फट जाए तो फिर क्या होगा? या आपके किसी दोस्त मुल्क के ऊपर उड़ता 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 उधर आपके दुश्मन से डाइवर्ट होकर आपके दोस्त मुल्क के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? नई दुनिया की जंगें ये हैं। दिस इज़ द फ्यूचर। ये नई दुनिया की जंगें, इस तरह से जंगें होने जा रही हैं। कुछ समझ में नहीं, जो यहाँ पे पीछे पड़ रह गया ना डिफेंस में, वो गया। और जो मुल्क इन कैपेबिलिटीज़ में माहिर होंगे, फ्यूचर उन्हीं का है, फ्यूचर उधर ही है, उन मुल्कों के पास है जो कि अपने दिफा का ख्याल रखेंगे। इकोनॉमी बहुत बेहतर हो गई भाई, कमाल हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन डिफेंस नहीं है ना, तो चल नहीं पाएगा वो मुल्क फ्यूचर की दुनिया में। इस तरीके से दुनिया होने जा रही है। कमज़ोर जो होगा वो हमेशा दबा रहेगा, ताकतवर उसको पुश करता रहेगा, प्रेस करता रहेगा। दुनिया ऐसी होने जा रही है। और वैसे भी ये दुनिया एक जंगल बन चुकी है। आज की दुनिया अगर आप देखें, यहाँ पर सिर्फ ताकतवर का कानून चलता है। ताकत के सामने दुनिया बेबस होती है, कमज़ोर को प्रेस कर दी जाती है। इंडिया और नेपाल का मिसाल आपके सामने है ना। उनका कॉन्स्टिट्यूशन तब्दील करवाने के लिए डिमांड्स न्यू दिल्ली से आ रही हैं कि ये 7 हमारी अमेंडमेंट से कर दो। ये इस तरीके से चीज़ें होने जा रही हैं। अच्छा, बाज़ औक़ात कुछ फिल्में, फिक्शनल फिल्में ऐसी होती हैं जिनके अंदर फ्यूचर की झलक नज़र आती हैं। होती फिक्शनल हैं, यानी असल नहीं होती, वो किसी रियल स्टोरी पर बेस्ड नहीं होती, फिक्शन होता है, एक राइटर की दिमाग की एक पैदावार होती है, लेकिन उनमें ना फ्यूचर नज़र आ रहा होता है। आप में से देखें, जैसे कि बहुत सारे लोगों ने टर्मिनेटर सीरीज़ देखी होगी आपने, आर्नल्ड की बड़ी ही ज़बरदस्त मूवी है। ख़ास तौर पर टर्मिनेटर 2 जो इसका आया था ना, वो पर्सनली मुझे टर्मिनेटर 2 सबसे ज़्यादा बेस्ट लगी। इसके अंदर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले रोबोट्स की कहानी है ना, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला एक रोबोट है, उसको टारगेट की तस्वीर उसके दिमाग में दी गई है कि तुमने इसको जाके ख़त्म करना है, और वो उसको चेस करता फिर रहा है, फिर दूसरा रोबोट आ रहा है, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चल रहा है, और वो पहले वाले रोबोट से उस टारगेट को बचा रहा है कि वो इसको हिट ना कर पाए। यही है ना ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें दिखाया गया। 90s की फिल्म है, कई साल पहले की, लेकिन इस वक्त दुनिया उसी तरफ जा रही है जैसे कि उस मूवी में दिखाया गया ना। दुनिया कुछ उस तरह जा रही है। इस टाइप के हथियार बनाने पे रिसर्च हो रही है, अरबों डॉलर्स लगाए जा रहे हैं कि हमने इस तरह की फ़ौज बनानी है। आप सोचें, जैसे आर्नल्ड है वहाँ पर टर्मिनेटर में, इस तरह की कोई फ़ौज कोई मुल्क क्रिएट कर ले तो उसका डिफेंस कहाँ जाके पहुँचेगा? इस किस्म के रोबोट्स के साथ कौन सा इंसान मुकाबला कर सकता है? वो ना थकते हैं, ना उनके अंदर इमोशंस हैं, बस टारगेट दिया और उसने जाके ख़त्म कर दिया। स्पाई एजेंसीज़ का मुस्तकबिल किस तरीके का हो जाएगा अगर इस किस्म के रोबोट्स आ गए दुनिया में? तो स्पाई एजेंसीज होती हैं ना,
वो फिर क्या कर, यानी उसमें जो इंसानों की जगह ये भर्ती होने लगेंगे। फिर आप जाओ फला बंदे को एलिमिनेट करके आओ, जाके करके आ जाएंगे। उनके अंदर दिमाग में तस्वीर होगी। टर्मिनेटर के अंदर आप देखें ना, टर्मिनेटर 2 में वो हर तरह का रूप बदलने में माहिर है। वो जो रोबोट है हर तरह का रूप बदल सकता है, उसमें यही दिखाया गया है ना। वो मतलब पुलिस वाला भी बन रहा है, शक्ल तब्दील कर ली उसने, मेमोरी के अंदर उसकी सब कुछ चीज़ें, जो चीज़ देख रहा है वो फीड होके जा रही है उसके अंदर। तो अगर ऐसी कोई चीज़ रियल में आ गई तो क्या होगा दुनिया में। फिर आप देखें ब्रूस विल्स, बड़े ही ज़बरदस्त अमेरिकन एक्टर, इनकी एक फिल्म आई थी कोई 20-22 साल पहले, द जैकल। आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, बड़ी फेमस फिल्म थी द जैकल। इसके अंदर वो रिमोट कंट्रोल के ज़रिए दूर से चलने वाली एक मशीन गन से कार्रवाइयाँ करते हुए नज़र आते हैं। दूर से चलने वाली, यानी वो खुद नहीं होते वहाँ पर, रिमोट कंट्रोल के ज़रिए एक मशीन गन उनकी चल रही होती है। अब उस टाइम लोगों ने ये फिल्म देखकर सिनेमा हॉल के अंदर पॉपकॉर्न्स खा के देख रहे होंगे, सीटियाँ मार रहे होंगे, फिक्शन समझ के एंजॉय कर रहे होंगे और कह रहे होंगे एक दूसरे से, यार क्या ही बढ़िया फिल्म है, ज़बरदस्त। लेकिन क्या किसी को पता था कि हकीकतन दुनिया के किसी न किसी कोने में कहीं ना कहीं इस तरह की गन वाकई में बनाने पे काम हो रहा होगा, कोई ना कोई बना रहा होगा इस तरह की गन वाकई में। नवंबर 2020 में ईरान के टॉप के न्यूक्लियर साइंसदान मोहसन फ़खरेज़ादे को भी इसी तरह की एक रिमोट कंट्रोल्ड मशीन गन से इजराइल की मोसाद ने टारगेट किया था, जो कि सैटेलाइट से ऑपरेट होती थी। देखा आपने, द जैकल में जैसा दिखाया गया है वो 20-22 साल के बाद रियल में होने लगा, दुनिया देख रही है। ये नई दुनिया की जंगों का एक नमूना था जो कि इजराइल ने दिखाया। इस मशीन गन को एक एक पीस करके आहिस्ता आहिस्ता किस्तों में ईरान लाए थे वो, वहीं इसको असेंबल किया, वहीं उसको इस्तेमाल के लायक बनाया गया, वहीं से उसकी कनेक्टिविटी दिलाई गई सैटेलाइट के साथ, और इसको चलाने वाला फिर बाद में हज़ारों मील दूर बैठा इस सारे चीज़ को ऑपरेट कर रहा था, शुरुआती मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक। अब इसमें देखें कि शूटर जो है वो मौका वारदात पे है ही नहीं, मशीन पड़ी हुई है, ना ही ये पता चल रहा है कि मास्टरमाइंड कौन है, इसका कुछ भी नहीं है। दीज आर द न्यू टाइप्स ऑफ वॉर्स, ये नई जंगें हैं। मशीन गन जब चलती है ना तो वो बहुत हिल रही होती है, फोर्स की वजह से हिल रही होती है। और ये जो सारा वाक़या आप खुद सोचें, ये जो हुआ है ना, अब देखें ज़ाहिर है हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ बंदा कैमरास के ज़रिए इसको देख रहा है। तो सवाल ये है कि जब ये कैमरास का डेटा वहाँ जाए वारदात से दूसरे सर्वर तक जा रहा होगा तो उसमें टाइम तो लग रहा होगा ना, और इस टाइम में ज़ाहिर सी बात है ग्राउंड पे मूव करने वाला जो टारगेट होगा, वो काफिला जो होगा, वो तो मूव करके आगे जा रहा होगा। यानी पिछले फुटेजेस के मुकाबले मसलन कमांड मिलने से लेकर एक्शन एग्जीक्यूट होने तक के बीच वाला जो टाइम है, इसमें ज़ाहिर है लोकेशन टारगेट की चेंज हुई होगी। तो इसको कैसा टैकल किया गया होगा, यहाँ पर अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल नज़र आता है कि जहाँ गन का हिलना, मशीन गन का हिलना और ये जो टारगेट की मूवमेंट होगी ना, इसको जज करना, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए करवाया गया है। ये बात अलग है कि ईरानी नेले पे देला फेंकते हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। इजराइल अगर नेला फेंकता है तो ये उससे एक कदम आगे जाते हैं। मोहसन फ़खरेज़ादे की शहादत से इजराइल ये समझ रहा था कि न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का पीछे चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसमें उल्टा मज़ीद तेज़ी आ गई। यानी ईरानी जो है ये मोसाद से भी एक कदम आगे की प्लानिंग करके बैठे हुए हैं, ये वर्स्ट केसेस में सोच के बैठे हुए हैं कि ऐसा होगा तो हम क्या करेंगे। जैसे ही मोहसन फ़खरेज़ादे को उन्होंने टारगेट किया है, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और भी तेज़ हो गया है। 25 अगस्त को इस साल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गांट्ज़ ने 60 मुल्कों के एम्बेसडर्स को बुला के रोना धोना शुरू कर दिया। हाय राम, ये क्या हो गया, ये तो ईरानी क्या कर रहे हैं, हमने इनका बंदा मारा, ये किया वो किया, लेकिन फिर भी तेज। अब तो सिर्फ 2 महीने दूर रह गए न्यूक्लियर हथियार बनाने से। ये बेनी गांट्ज़ रोता रहा अगस्त में, यानी 2 महीने, वो कह रहे हैं कि 2 महीने में रेडी हो जाएंगे ये न्यूक्स बनाने के लिए ईरानी। और अब चंद रोज़ कबल न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा हुआ है अपनी एक रिपोर्ट के अंदर कि ईरान जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर इतना यूरेनियम कम से कम इनरिच कर चुका होगा कि जिससे वो एटलीस्ट एक न्यूक्लियर बम बना सकता है महीने के अंदर अंदर। अलबत्ता उस न्यूक्लियर वॉर हेड की असेंबलिंग में उसको फिर मज़ीद टाइम लग जाएगा।